श्री सचिन अग्रवाल से अनुरोध करता हूँ कि जैसे भी कोठारी का माल्यार्पण से स्वागत है। आशीष के ऊपर है। अपने फोटो पर एक्सपोजर पर होता है। अपना सौभाग्य है कि जो नौजवानों को वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे वीडियो इंडस्ट्री की बारीकी जानकारी दी जा रही है। मैं अपने वहाँ की ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री आशीष जी खंडेलवाल अपने मेरे बीच हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अरविंद जी गोयल का माल्यार्पण का स्वागत करें। और शेयर मार्केट और उसके अलावा जो अपने पास प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन उपलब्ध है, उसके बारे में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन अपने करते हैं। चल रहे हैं, इसमें मनीष ने मेरे को आगे प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा करेंगे। हालांकि आज की समय में देखा जाए तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में बहुत डाउन हुआ है, लेकिन जो लोकेशंस काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, उन लोकेशंस में अपने को आज भी रिटर्न अच्छा मिल सकता है। आज जो प्रॉपर्टीज आप देखें तो उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। मोटर लोकेशन सबसे बड़ी, दूसरे नंबर पे उसका बिल्डर कौन है, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसा है। अगर लैंड देखते हैं तो क्या लोकेशन मैंने रखती है, अगर फ्लैट्स वगैरह में जाते हैं, मकान में जाते हैं, तो उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है और उसका बिल्डर कौन है। इस समय अपन ने 2 बिल्डर महत्वपूर्ण जयपुर में जो सबसे बड़े बिल्डर्स हैं उनको अपन ने काम किया हुआ है, जो भी जयपुर में फ्लैट्स लेने के इच्छुक हैं, जमीन लेने के इच्छुक हैं सब, तो उसकी अपन ने कैटेगरी बनाई अलग अलग, जहाँ भी एरिया में चाहिए जैसे भी चाहिए वो अपन प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर भी महिमा ग्रुप जो इस समय नंबर 1 चल रहा है, मदान साहब ने इसको डेवलप किया था 18 साल वर्ष में। इसके अंदर इन्होंने अभी लाइफ स्टाइल अपार्टमेंट चालू किया, जिससे मैंने अभी देखा कि मैंने मकान के लिए बनाने के लिए कहा तो सभी के अपने पिक्चर में दिमाग है कि 4 दीवारी ऊपर झोपड़ी टाइप बने, मैंने मैक्सिमम सभी के ये देखा है। इसके अंदर जो अभी पनोरमा करके एक प्रोजेक्ट आ रहा है जगतपुरा में, उस जगतपुरा पनोरमा प्रोजेक्ट में अलग ही टाइप के लाइफ स्टाइल दे रहे हैं, जो मेरे ख्याल से राजस्थान में या इंडिया में भी बहुत कम देखने को मिलता है कि फर्स्ट टाइम इन राजस्थान में इसके अंदर 3 स्केल की लैंडस्केपिंग है। 3 स्टेज की सिंगापुर की कंपनी ने इसको डेवलप कर रही है और इसके अंदर 765 फ्लैट्स बनते हैं। जैसा कि मंत्री का बात बता रहे थे, उसी हिसाब से इसके अंदर भी बिल्डर ने एक स्कीम निकाली है जो बहुत ही काफ़ी आकर्षक है। इसके अंदर 20 लाख रुपए में 2 रूम का फ्लैट है, BHK है। उसके अंदर एवरीथिंग वेल फर्निश्ड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, केवल 20 लाख रुपये, 1,28 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और इसके अंदर इवन प्रो घड़ी तक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके तो ये राइट टाइम में इसमें इन्वेस्ट करने का में आ रहा है। उसके अंतर्गत काफ़ी कंपनियाँ इंटरनेशनल नेशनल जो केवल एक्सपोर्ट करेंगे उनकी यूनिट्स आने वाली है। उनको ध्यान में रखते हुए 50,000 एम्प्लॉय जयपुर में आएंगे, जो कि MBA इंजीनियर अच्छी स्किल्स के लोग होंगे। उनको ध्यान में रखते हुए फ्लैट्स बनाए जाएंगे। 10 लाख रुपए से फ्लैट की कीमत चालू होती है, जो आगे जाके 30 लाख रुपए इससे ऊपर की है। तो सबसे छोटा 10 फ्लैट मान BHK की आजकल सब MBA सब इकट्ठे एक अकेले रहना पसंद करते हैं, तो उसके अंदर 1 BHK बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, सब में बालकनी है और ये करीबन 12,500 रुपये में टोटल कॉस्ट बैठती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अपन छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। एक
ये लोकेशन जो बनवा की है वो ये वाला कैसे डेवलप किया है। सर्कुलर टेरेस बच्चों के लिए खेलने का काफी उसमें सामान रखा गया है। बेसमेंट पार्किंग, सेपरेट गेस्ट पार्किंग, गेस्ट पार्किंग के अलग से रखा गया जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है आजकल फ्लैट्स में। महिमा ग्रुप ने सबसे ज्यादा पार्किंग के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। आपने देखा होगा 22,000 सरकार नाम में एक लिस्ट फॉर्म करके बनाया है, उसके अंदर 165 इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार पार्किंग सिस्टम किया, मैकेनाइज्ड कार पार्किंग किया है, जिसके अंदर 3 फ्लोर बनाए गए, एक पार्किंग की जगह 3 गाड़ियां खड़ी हो सकती है, जो इसी ने किया है। इससे एक बड़ों के पीछे किशोर कोड करके है जिसमें सैंडविच कार पार्किंग है। बेसमेंट में पार्किंग, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड में मार्केट, थर्ड में फिर मार्केट। तो इसमें पार्किंग पे ये बिल्डर सबसे ज्यादा आने वाले टाइम में वही चलेंगे जहाँ पार्किंग की सुविधा अच्छी होगी। सेम कुछ फ्लैट बने दो होती है नेक्स्ट लाइब्रेरी, टेनिस में डे केयर सेंटर, लेडीज की वीडियो, ये सब का विशेष ध्यान रखा है। ये फर्नीचर, सोफा सेट, सभी चीज़ इन्वेस्टमेंट के अलावा अपने खुद की लाइफ के बारे में सोचना पड़ता है। इंश्योरेंस आज इतनी जरूरी है, जितनी गाड़ी के शुरू से निकलते हैं उतनी इंश्योरेंस की जरूरत होती है। एक आम आदमी को भी इंश्योरेंस की जरूरत है। तो इंश्योरेंस की जो नए नए प्रोडक्ट्स शुरू करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन दे और हमें बताएं कि हम अपने लाइफ को कैसे प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप सभी आए हुए महानुभावों, मैं डॉक्टर गंभीर रतन यहाँ पर रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के अंदर टेरिटरी मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और आप सभी की सेवा के लिए मुझे इस शहर में भेजा गया है। लेकिन सबसे पहले मैं इस बात को चर्चा करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली इंश्योरेंस है क्या, बीमा क्या है और उसकी हमें ज़रूरत क्या है। बीमा का उद्गम बहुत पहले से हो चुका था। अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो उस टाइम पे छोटी छोटी इंश्योरेंस कंपनीज हुआ करती थी जो लोगों का इंश्योरेंस किया करती थी। पुराने टाइम में कुछ ट्रेडर्स हुआ करते थे जो अपने सामान को एक देश से दूसरे देश भेजा करते थे, लेकिन रास्ते में कुछ समुद्री डाकू उस सामान को या तो लूट लिया करते थे या समुद्र में कुछ इस तरह की पैदल्स आया करती थी जिसके कारण या तो जहाज डूब जाते थे। तो एक व्यापारी को इतना बड़ा नुकसान होता था जिसको वो अकेला आदमी वहन नहीं कर पाता। इसी तरह के नुकसान से बचने के लिए कुछ लोगों ने कोलैबोरेशन बनाया, एक फंड, एक कोष इकट्ठा किया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर किसी के साथ भी इस तरह का नुकसान होता है तो इस कोष के थ्रू उस आदमी को कंपनसेट किया जाएगा, उस आदमी को वो पैसा वहां से दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल अगर हम मानते हैं, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए हम यहाँ 300 लोग उपस्थित हैं, तो मान लीजिए आज मुझे कुछ होता है तो उससे किसी दूसरे आदमी को किसी भी तरह का आर्थिक या नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम सब लोग एक कोष बनाते हैं जिसके अंदर इस तरह का पैसा डाल देते हैं तो उससे वो रिस्क जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है और उससे सभी को फायदा होता है। हिंदुस्तान के अंदर कुल मिलाकर 3 तरह के इंश्योरेंस काम कर रहे हैं, मरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस में समुद्री बीमा किया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस में हम लोग जीवन बीमा देते हैं, किसी भी इंसान के जीवन का बीमा, एंड जनरल इंश्योरेंस के अंदर देखा जाता है, सामान्य बीमा के अंदर देखा जाता है कि सामान्य जैसे आज मान लीजिए किसी के घर का बीमा करना है, किसी की बिल्डिंग का बीमा करना है, जब किसी का कार का बीमा करना है, ये सभी चीजें जनरल इंश्योरेंस में रहती हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस की आवश्यकता है। 1947 से पहले हिंदुस्तान के अंदर छोटी छोटी इंश्योरेंस कंपनीज हुआ करती थी, उन सभी इंश्योरेंस कंपनीज को मिला के एक कंपनी का फॉर्म किया गया, दैट वाज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनलाइजेशन किया गया इन सभी इंश्योरेंस कंपनी का, एलआईसी का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ओनली 12% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इंश्योर्ड थी। हिंदुस्तान की सिर्फ 12% जनसंख्या ऐसी थी जो इंश्योर्ड थी, यानी कि अगर हम 100 आदमी को बीमा दे सकते हैं तो सिर्फ 12 ही आदमी ऐसे थे जिनका इंश्योरेंस हुआ था, और जिनको हुआ था वो भी फुली इंश्योर्ड नहीं थे, उनका पूरा बीमा नहीं हुआ था। आज उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा, मान लीजिए इस सड़क के ऊपर से एक आदमी जा रहा है और उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपको क्या लगता है उस आदमी को बीमा का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा? ओके, विच पॉलिसी यू आर टॉकिंग अबाउट? ओके, देखिए उसको मिलेगा तो सही, लेकिन कैसे मिलेगा? तो उसके परिवार उस गाड़ी के ऊपर क्लेम करेगा
लाइफ वैल्यू बनाई जाती है जिसको बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। हर आदमी की ह्यूमन लाइफ वैल्यू अलग अलग होती है, तो उस लाइफ वैल्यू के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि इस आदमी को कितना पैसा मिलना चाहिए। अब सवाल ये आ सकता है कि साहब जब उसका ऐसे पैसा मिलेगा तो इंश्योरेंस की जरूरत क्या है, क्योंकि हर आदमी एक्सीडेंट के अंदर नहीं जाता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। व्हाट इज ह्यूमन लाइफ वैल्यू? ह्यूमन लाइफ वैल्यू, मान लीजिए आज एक आदमी 5 लाख रुपया कमाता है महीने का, साल का 5 लाख रुपया कमाता है। सपोज कीजिए उसके साथ कुछ हो गया, या 6 लाख रुपया कमा लेते, सपोज कीजिए उसके साथ कुछ हो गया करते थे, जो प्लान से बहुत ही लंबे समय तक चलते थे और जिसके कारण लोग उन प्लान से परेशान हो जाया करते थे। उन प्लान्स के अंदर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी, आपको ये नहीं पता होता था आपका पैसा कहां लग रहा है, पैसे का विड्रॉल नहीं ले सकते थे। 20 साल अगर इंश्योरेंस लिया है तो 20 साल के लिए वो पैसा ब्लॉक हो जाता था। लेकिन इसी सभी प्रॉब्लम्स को देख के आजकल यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं, यूनिट प्लान्स मार्केट में आए हैं, जिन्होंने खूब चले हैं यूनिट प्लान्स। नाउ व्हाट एक्जेक्टली अ यूनिट प्लान इज? यूनिट प्लान क्या होता है? यूनिट लिंक प्लान वो प्लान होता है जिसमें आपका जो पैसा होता है वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, कुछ यूनिट के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। आज मान लीजिए हर आदमी में अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होती है या वो मार्केट को नहीं समझता है, तो इस प्लान के थ्रू वो जो पैसा है वो फंड मैनेजर है, आपके पैसे को लाइक बड़े-बड़े फंड मैनेजर हैं, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, डीएसपी मेरिल, ये लोग बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे आज इनका फंड मैनेजमेंट करते हैं, तो वो जो पैसा है वो आपका फंड मैनेजमेंट उसका जो है फंड मैनेजर करता है और हमारे पैसे में जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। आजकल जो इंश्योरेंस प्लान चल रहे हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट नीड को भी पूरा करते हैं, आपकी रिस्क कवरेज नीड को भी पूरा करते हैं, आपकी रिटायरमेंट नीड को भी पूरा करते हैं और चिल्ड्रन नीड्स को भी पूरा करते हैं। रिस्क है या वो नहीं है, पर अगर उसने इंश्योरेंस लिया है तो उसने जो भी सपना देखा है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, वो जरूर पूरा होगा। एक टर्म होती है लायबिलिटी इंश्योरेंस। आज हर आदमी लोन्स के अंदर हर आदमी ने कुछ ना कुछ लोन ले रखा है, होम लोन, कार लोन, लेकिन खुदा का रास्ता आज अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा जो लोन होगा उसकी भरपाई और करेगा। आज अगर मान लीजिए मैंने 50 लाख रुपए की कोठी बनाई और उस कोठी के अंदर एक लोन लिए, लोन के ऊपर बनाई और मान लीजिए मुझे कुछ हो गया तो जो सपना मैंने देखा था वो शायद पूरा नहीं होगा और मेरे परिवार को उस कोठी में से निकलना पड़ेगा और जिस भी व्यक्ति ने मुझे लोन दिया है वो उसके ऊपर अपना कब्जा बना लेगा। लेकिन वी कैन ओवरकम इट थ्रू इंश्योरेंस। तो बेसिकली चाइल्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया, लायबिलिटी इंश्योरेंस के लोन्स को डिस्कस किया, रिस्क को डिस्कस किया, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में मैं आपको ज़्यादा से बोलूँ। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग का एक सबसे बड़ा जो मेरे समझ में आता है दैट इज बागबान, द सुपर हिट फिल्म बागबान। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी लायबिलिटीज बढ़ती है, अपने पारिवारिक दायित्व बढ़ते हैं। आज मान लीजिए मैं एक पिता हूँ तो कल को मैं एक नाना भी बनूंगा, एक दादा भी बनूंगा, उस दिन अगर हमारे आदमी हो जाते हैं तो उसे हमें भी कुछ करना पड़ेगा। टाइम के हिसाब से आप सब एक बार बागबान देख लीजिए, हमारे को रिटायरमेंट प्लानिंग समझ में आ जाएगी। शायद अगले दिन आप मुझे फोन करके बोलेंगे सर एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए प्लान प्लीज। क्योंकि आज हम लोगों के पास मेरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, शायद मैं गवर्नमेंट नौकरी में नहीं हूँ तो शायद मुझे वो पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी, बिजनेसमैन जो भी होते हैं शायद हमारे पास वो साधन नहीं है। लेकिन आज से अगर हम एक सेविंग करना शुरू करें, अपनी रिटायरमेंट को प्लान करना शुरू करें, उस टाइम जब अपनी नीड्स को देखते हुए करना शुरू करें, तो उस टाइम पे शायद हमने जो भी सपने देखे हैं उसके लिए हमें किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिस इज रिटायरमेंट। मैंने बेसिकली अभी तक किसी भी प्लान के बारे में डिस्कस नहीं किया, जस्ट मैं एक बेसिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। व्हाट एग्जैक्टली इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक संविदा होती है पार्टी के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी पार्टी को वादा करती है कि आने वाले साल के अंदर अगर आपके इतने जो भी समय है, जो भी टर्म है, उसके अंदर आपके साथ अगर कुछ भी हुआ तो हम इस तरह का पैसा देने का वादा करते हैं। एक फिल्म का एग्जाम्पल मैं और दूंगा जो कि मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसके अंदर वो यंग लड़का होता है, छोटा सा लड़का होता है, जिसको डॉक्टर एकदम से बोलता है सॉरी बॉस यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और एकदम से उसको अपनी सारी लायबिलिटीज दिखाई देने लग जाती है। वो एक कैरियर है जिसके अंदर आप 25 गंभीर बीमारियों में अपने साथ में ले सकते हैं, लाइक फर्स्ट हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कैंसर, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किडनी फेलियर, अल्जाइमर, ऑर्गन सर्जरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पल्मोनरी डिजीज रिक्वायरिंग सर्जरी। ऐसी बीमारियों का इंश्योरेंस किया जा सकता है कि जिस टाइम वो बीमारी आदमी को हो जाती है, आज मान लीजिए किसी आदमी को कैंसर हो गया, शॉर्ट हो जाएगा, उसको मालूम पड़ जाता है, आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से टूट जाता है। लेकिन अगर उसने कोई इस तरह का अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस टाइम पे उसकी नीड को वो पूरा करेगा और उसको मालूम है कि साल 6 महीना 2
क्योंकि जो लाइबिलिटीज 15-20-25 लाख की लाइबिलिटी जो मैं उनके लिए छोड़ के जाता हूँ, बिकॉज आज कमाने वाला मैं हूँ, अगर मैं नहीं रहता हूँ तो लाइबिलिटीज कहाँ से पूरी होगी? अनफॉर्चुनेटली क्या करना पड़ेगा, हाउसिंग लोन कंपनी को आपके मकान पे कब्जा करना पड़ेगा। लेकिन उस इवेंट से बचने के लिए रिलायंस आपके साथ है। आपके बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए रिलायंस आपके साथ है। आपके स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए रिलायंस आपके साथ है। जो भी बेसिक नीड्स आपकी हैं, उस सब के लिए हमारे पास में एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे सामने दो बेसिक जरूरतें हैं। फर्स्ट वन, द फ्यूचर ऑफ आवर चाइल्ड, उनका करियर। हम सबका सपना है कि हमारा जो बच्चा है वो झुंझुनू की नहीं, राजस्थान की नहीं, इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूशन में जाके अपनी हायर स्टडी पूरी करे। दूसरा हमारा एक सपना होता है कि जो हमारी ओल्ड एज है, जो हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग है, वो हमारे जैसे हो कि जब हम उस एज में पहुंचे जहाँ पे हमारे पास सोर्स ऑफ अर्निंग का कोई दूसरा जरिया नहीं हो, हमें किसी के सामने हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जब हमारे नाते नाती, हमारे पोता पोते हमारे पास में आए हैं, उनको कोई गिफ्ट देने के लिए हमें किसी दूसरे की हेल्प नहीं देनी पड़ती। रिलायंस सिक्योर चाइल्ड प्लान, जैसी आपकी जरूरत है उस हिसाब से। आपको लगता है कि 5 साल मुझे सेविंग करनी है, आप 5 साल कीजिए। आपको लगता है 10 साल मुझे सेविंग करनी है, आप 10 साल कीजिए। लेकिन जो मेच्योरिटी अमाउंट जो होता है वो आपको उस बेसिक नीड को पूरी करता है। बच्चे की शादी के लिए, बच्चे की हाई स्टडी के लिए आपको जो अमाउंट चाहिए वो हमारे यहाँ से आपको मिलता है। लेकिन बात वही निकल के आती है कि अगर उस पीरियड में मेरे साथ, यानी कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है उसके साथ अगर कुछ हो जाता है तो क्या होगा? तो क्या हमारा बच्चा हाई स्टडी नहीं करेगा? तो क्या बेटी की शादी अच्छे से नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, क्योंकि रिलायंस सिक्योर चाइल्ड प्लान में हमने प्रीमियम वेवर का सबसे बड़ा ऑप्शन रखा है। तो आगे का जितना भी पैसा बचेगा वो सारा का सारा कंपनी पे करेगी। ये एक इनपुट ऑप्शन है जिसके लिए आपको किसी भी तरीके से कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। आज मैंने 2 साल पेमेंट किया, मुझे लगा कि मुझे मेच्योरिटी में 10 लाख रुपए की जरूरत है, मैंने उस हिसाब से 20,000 पर का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। लेकिन 2 साल बाद में जाके मेरे साथ में अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो जो 10 लाख रुपीज मेरे बच्चों को मिलना था मेच्योरिटी पे, दैट इज गारंटेड। वो गारंटेड क्यों है? क्योंकि मेरे नहीं होने की स्थिति में भी पैसा जो है वो कंटिन्यू डिपॉजिट हो रहा है। दैट इज फ्रॉम वेवर ऑप्शन। उस वेवर ऑप्शन की वजह से सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी को हर इंस्टॉलमेंट जाएगी, और जो 10 लाख रुपए मेच्योरिटी में बच्चों को मिलना है वो मिलना है। क्योंकि अगर मैं हूं तो मैं पैसा जमा करूंगा, और अगर मैं नहीं हूं तब भी वो पैसा जो है कंपनी के पास में कंटिन्यू जाएगा। यानी एक बार अगर बच्चा सिक्योर चाइल्ड प्लान के अंदर अगर इंश्योर्ड हो जाता है तो वो 100% प्रोटेक्टेड है। मेच्योरिटी पे जो अपने को 10 लाख रुपए मिलना है वो मिलना है। एंड अनदर वन, अगर इस बीच में जो 10 ईयर का या 20 ईयर का टर्म में नहीं लिया, इस बीच में बच्चे के साथ में अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है, दैट मींस कि अगर कोई पार्शियल डिसेबिलिटी बच्चे में आती है, यानी किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से बच्चा ऐसा हो जाता है वो फिजिकली डिसेबल हो जाता है। इन उस स्थिति में हम बच्चे को आजीवन पेंशन देंगे। लाइफ टाइम पेंशन ऑप्शन है बच्चे के लिए। जब तक बच्चा है हम उस बच्चे को लाइफ टाइम पेंशन देंगे, और ये किसी भी कंपनी के पास नहीं। दैट इज एन यूनिक बेनिफिट ऑफ रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस। जब तक बच्चा रहेगा हम बच्चे को कंटिन्यू उसकी आजीविका के लिए पेंशन देते हैं। इन दोनों ऑप्शंस के बेसिस पे मैं आपको बताऊं, रिलायंस सिक्योर चाइल्ड प्लान आज इंडिया का टॉप सेलिंग प्लान है इंश्योरेंस के अंदर। रिलायंस में जितने भी प्रपोजल्स आते हैं उनमें से 75 प्रपोजल्स जो होते हैं वो सिक्योर चाइल्ड के होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डुअल बेनिफिट है। एक ही प्लान में बच्चा और फादर दोनों के दोनों इंश्योर्ड होते हैं। एंड सेकंड वन, यहाँ पे मैं आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहूँगा। अगर इस प्लान से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप अभी पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर रिटायरमेंट प्लानिंग यानी कि जो अपना पेंशन प्लान है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राजेश, ये समय की थोड़ी सीमा को देखते हुए जी, किस एज में 20,000 पर अगर आपने इन्वेस्ट किया तो उसका 10 टाइम यानी
मिनिमम, लेकिन आप उसको 50 टाइम तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 10 लाख रुपए तक आप ले जा सकते हैं। एक समय की सीमा को देखते हुए सिर्फ 2 मिनट की आप जो रहेंगे, एक अभी प्लान हम लोगों ने ऑलरेडी मिला तो पैसा मिलेगा तो नहीं, गारंटेड तो है, उसके अंदर हम 7% जनरल फीस है जो अप्रॉक्सीमेटली 9.5% पे रेट करता है। 5 साल का प्लान है, फिक्स टर्म है जिसका 5 साल, गारंटेड रिटर्न है उसके अंदर कि कितना तो मिनिमम साइकिल मिलेगा ही मिलेगा, इसके ऊपर जो मिलेगा आपका यूनिट प्राइस के ऊपर होता है तो वो भी आपको मिलेगा, इसको गारंटेड प्लान के नाम से किया है ये प्लान। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है जिसका मिनिमम 45,000 रुपीस स्टार्टिंग। लास्ट कंक्लूड करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हम किसी गाड़ी को खरीदते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस पहले शोरूम से कराते हैं, उसके बाद गाड़ी को बाहर निकालते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो हमारे मुंह से सबसे पहला सवाल यही निकलता है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी आदमी को, गाड़ी को कोई बात नहीं दूसरी आ जाएगी। तो जब गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया जा सकता है तो शायद उससे पहला जो आदमी है उसके इंश्योरेंस की आवश्यकता उससे सबसे पहले, क्योंकि इंसान एक ऐसा लॉस है जो कभी भी भरपाई किसी नहीं हो सकती है। With that I conclude. Thanks a lot to all of you for being there. Thank you. हम सभी को बहुत कुछ सीखने को इससे मिला होगा और आने वाले टाइम में सभी इंश्योरेंस की वैल्यू को, महत्वता को समझते हुए इसके अंदर अपने निवेश को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के अपने मेन टॉपिक जिसके लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, करेंसी फ्यूचर डेरिवेटिव, ये हमारे लिए एक नई टेक्नोलॉजी है। अपने शेयर मार्केट देखा, शेयर मार्केट में NSE देखा, BSE देखा, बाद में MCX आया, HLX आया, अपने ग्रुप के अंदर अपने पूरे कार्य देखा, अनाजों की अपने खरीद फरोख्त की, उसके अंदर सोने की बुलियंस की अपन खरीद फरोख्त की, बट करेंसी के बारे में आपने आज तक नहीं सोचा था, बट ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और इस खेल की शुरुआत वनीला टेक्सटाइल, सेंचुरी टेक्सटाइल से की थी, बाद में सेवी से होते हुए Distinguished panelists and guests, a very good afternoon to all of you. सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा मंगलम सिक्योरिटीज का और सुरेश रेड्डी सिक्योरिटीज का जिन्होंने मुझे और मेरे द्वारा NSE को आपके इस शहर में आने का मौका दिया, आपके सामने उपस्थित होने का मौका दिया। ये मेरा पहला मौका है झुंझुनू आने का। कल रात मैंने आपका शहर देखा और बहुत सुंदर यादें लेकर मैं वापस जाऊँगा। एक संडे आफ्टरनून को इतने सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट के ऊपर सुनने के लिए आप जमा देखकर मुझे बहुत ही ताज्जुब और बहुत खुशी हो रही है। शायद बॉम्बे में ऐसा नहीं हो सकता, बॉम्बे में लोग संडे को आराम करते हैं, मजे करते हैं। इससे पता चलता है कि आप लोग कितने सीरियसली अपने पैसे का ख्याल रखते हैं और आपको अपना पैसा संभालने का कितना ध्यान है। करेंसी फ्यूचर्स एक नया प्रोडक्ट है जो हमने अगस्त में स्टार्ट किया था। इससे पहले कि मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूं, मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो डॉलर के रेट पे नजर रखते हैं। अपना हाथ उठाएंगे अगर कोई डॉलर के रेट पे नजर रखता है काफी है। आपने रेट पे नजर रखना अब शुरू किया है या पहले भी कर रहे हैं? पहले से कर रहे हैं, ठीक है। आप में से कोई भी ऐसा है जिसने कभी डॉलर के रेट पे अपना कोई पर्सनल व्यू रखा है कि डॉलर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? कोई भी ऐसा है? आप में से कभी किसी ने कोई भी पर्सनल ओपिनियन रखा है? कोई भी ऐसा है? बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका कभी ओपिनियन रहा है कि यहाँ से और बढ़ेगा या यहाँ से गिरेगा? जब से अमेरिका की पोजीशन थोड़ी डाउन हुई है तब से तो लगने लग गया कि गिरेगा, ठीक है। अगर आपकी ये व्यू थी कि वो गिरेगा, तो क्या आप इस व्यू का कोई फायदा उठा सकते हैं? अगर शेयर मार्केट देश की इकोनॉमी के बारे में क्या व्यू है, आपका, हमारा, सारी दुनिया का इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या व्यू है? अगर इंडियन इकोनॉमी कमजोर होने लगेगी तो हमारी करेंसी भी कमजोर होगी, जिसका मतलब है कि डॉलर का भाव बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर महंगा होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी और RBI का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की मनी सप्लाई के बारे में क्या पॉलिसी? गवर्नमेंट मनी सप्लाई टाइट कर रही है
की सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। तो अगर रुपए की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी इकोनॉमी में तो रुपए की वैल्यू कम होगी, जिसका मतलब है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। आरबीआई इंटरवेंशन, हमारी कंट्री में आज जो फॉरेन करेंसी का मार्केट है, जो एक्सिस्टिंग मार्केट है या जो फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट है, वो फ्लोटिंग मैनेज है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई मेन तरीका है डॉलर का रेट निर्धारित करने का। बट आरबीआई को पूरा हक है सेंट्रल बैंक होने के नाते कि वो इंटरवीन करे। अगर आरबीआई को लगता है कि डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है या बहुत ज्यादा नीचे जा रही है तो वो मार्केट में इंटरवीन करता है, वो मार्केट में जाता है, रुपया खरीदता है या रुपया बेच देता है, जिससे कि डिमांड सप्लाई चेंज हो जाए और डॉलर की वैल्यू उस हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। दूसरा है फ्लो इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। आप सब जानते हैं, अगर आप सब पिछले 5-1 साल से अगर शेयर मार्केट की तरफ देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, FIIs का और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो FDI इन्वेस्टमेंट हम लोग कहते हैं, वो 5 सालों से इंडिया में बहुत ज्यादा रहा है, जिसका मतलब है कि फॉरेनर्स अपना डॉलर इंडिया में लाते जा रहे हैं पिछले 5 सालों से, वो उस डॉलर को इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप इसको इस तरह से समझिए, एक फॉरेन कंपनी या एक फॉरेन इन्वेस्टर लाखों डॉलर्स यूएस से इंडिया में लाता है, उसको रुपए में कन्वर्ट करता है, जिसके लिए उसको डॉलर लाकर इंडियन मार्केट में डॉलर बेचना पड़ता है, डॉलर बेच के उसको रुपए में कन्वर्ट करता है और फिर रुपए को इन्वेस्ट करता है। अब अगर वो यहाँ पे मार्केट में लाके अपना डॉलर बेच रहा है और ऐसा बहुत सारे फॉरेनर्स कर रहे हैं तो क्या होगा इंडिया में? ये ओवरऑल क्या होगा? डॉलर सप्लाई बढ़ जाएगी, डॉलर सप्लाई बढ़ जाएगी तो लिक्विडिटी मार्केट्स। अब जो मैंने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का आपको एग्जांपल दिया उसका ठीक उल्टा पिछले जनवरी से चल रहा है। जनवरी 2008 से आप सभी जानते हैं सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेके भाग रहे हैं, सही है? अब जो हमने पहला एग्जांपल देखा आप उसको उल्टा कर लीजिए। जिस फॉरेन इन्वेस्टर ने फॉरेन करेंसी लाके रुपए में कन्वर्ट करके इंडिया में पैसा लगाया था, आज वो इंडियन इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करता है, इंडियन इन्वेस्टमेंट को बेच देता है, उसको रुपया मिलता है, उस रुपए को उसे वापस अपने होम कंट्री ले जाना है, यूएस यूरोप कहीं पे भी ले जाना है, वो उस इंडियन करेंसी को मार्केट में बेचता है और अपनी करेंसी खरीदता है, जनरली डॉलर्स या यूरो या येन व्हाटएवर, और उस डॉलर या यूरो वगैरह को वापस अपने देश ले जाता है। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? उनके पास जितना रुपया आ रहा है वो लोग उस रुपए को मार्केट में फूंक रहे हैं। रुपए की सप्लाई ज्यादा हो गई है, रुपए की वैल्यू कम हो गई है, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, जो हम लोग ने पिछले 6-8 महीने में देखा है। अगर यहाँ पे जिस किसी ने भी डॉलर का भाव देखा है पिछले 6-8 महीने में, आप सब जानते हो किस तेजी से डॉलर का भाव बढ़ा है। 50 रुपए को क्रॉस कर गया, जो कि हिस्टोरिकल प्राइस है। आज तक कभी 50 रुपए को डॉलर ने क्रॉस नहीं किया। उसके बाद जो इंटरनेशनल इंसिडेंट्स हैं, जैसे यूएस डॉलर के ऊपर क्या वर्ल्ड सेंटीमेंट है, यूएस डॉलर का क्या होगा ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए सारी दुनिया में। कमोडिटीज, जो कमोडिटी की ट्रेडिंग है वो करेंसी वैल्यू को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, इसलिए वर्ल्ड ओवर अगर कमोडिटी के प्राइसेस घटते बढ़ते हैं तो उनका डायरेक्ट असर करेंसी के ऊपर पड़ता है। पॉलिसी अनाउंसमेंट्स which affect flow of trade और capital। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दूंगा। एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसे कैरी ट्रेड कहते हैं। क्या आप जानते हैं यूएस में अगर आप जनरली एक एफडी रखते हैं या यूएस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या बैंक में, तो उसमें अभी तो 0 कर दिया है फेडरल बैंक ने 0 कर दिया है, मान लीजिए 1% मिल रहा है। इंडिया में कितना मिलता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या यील्ड चल रहा होगा अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डालते हैं तो 8%। अगर किसी इन्वेस्टर के पास, अगर किसी बड़ी कंपनी है, किसी भी इन्वेस्टर के पास यूएस में भी एसेट्स है, इंडिया में भी एसेट्स है,
इंडिया में भी बिजनेस है, तो वो क्या कर सकता है, वो यूएस में डॉलर में लोन उठाएगा, उसे आधे % में लोन मिल जाएगा, उस पैसे को, उस डॉलर को वो इंडिया में लाएगा, डॉलर को इंडिया में बेचेगा, रुपए में कन्वर्ट करेगा और उस रुपए को यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या बैंक में इंटरेस्ट पर लगा देगा। 8% मिलेगा, वो अलग अलग। अगर कोई कहता है कि करेंसी में वोलेटिलिटी नहीं है, इतनी वोलेटिलिटी नहीं है कि इसमें ट्रेडिंग में कोई इंटरेस्ट रहे, तो वो बिल्कुल गलत है। वोलेटिलिटी है, साफ दिख रही है। पिछले 6 महीने में जो हुआ आपकी सबकी आंखों के सामने, अगर आपने नहीं ट्रैक किया है तो आप वापस जाकर देख सकते हैं कि जनवरी में क्या डॉलर का रेट था और आज क्या है और बीच में क्या रहा है। हमारे वेबसाइट पे सारा डेटा आपको मिल जाएगा, nseindia.com पे। दूसरी चीज, लोग कहते थे कि जिस तरह के शार्प मूवमेंट्स, प्राइस बिहेवियर में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे भी ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो आप एक डायरेक्शनल व्यू ले सकते हैं, आप करेंसी का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं अगर आप समझते हैं कि डॉलर का प्राइस बढ़ने वाला है, यानी कि इंडियन करेंसी डिवैल्यू होने वाली है, या फिर उसका उल्टा आप एक शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर का। ये है डायरेक्शनल व्यू, ये है फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स, यानी कि अगर आप चाहें कि आपको 1 साल बाद, अगर आपने आज एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है और 1 साल बाद आपको उसकी डिलीवरी मिलनी चाहिए, यानी आपको डॉलर्स मिलने चाहिए, तो वो भी पॉसिबल होगा। 2009 में मुझे नहीं लगता है पॉसिबल होगा, पर 2010 में जरूर होना चाहिए, जब हमारी कंट्री फुल रुपी कन्वर्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी। उस दिन आप और हम सबको एक रुपए नहीं बल्कि किसी भी फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट खोलने की परमिशन होगी। यानी कि अगर आप चाहें तो अपना रुपया डॉलर टर्म्स में रख सकते हैं, इसकी पूरी इजाजत होगी। जिस दिन वो शुरू होगा उस दिन फिजिकल सेटलमेंट ऑफ डॉलर भी शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अगर आप इस करेंसी में ट्रेड करें या ना करें, मगर एटलीस्ट आप लोग जो मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है उसका फायदा उठाएंगे, डॉलर के रेट की तरफ ध्यान देंगे, इस मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, उस पर नजर रखेंगे और एटलीस्ट फॉर टेस्ट पर्पस समझने के लिए, अपनी समझ बढ़ाने के लिए और एक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए 1-2 ऑर्डर डालकर एटलीस्ट इस मार्केट को टेस्ट करें। अगर आपको आज के सेशन से कुछ भी फायदा हुआ, आप में से अगर एक आदमी भी इसमें ट्रेड करे और उससे कमाए, तो मैं समझूंगा मेरे आना बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ने तो साथ साथ आप मोस्टली जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं उनके पास नफा नुकसान का वैल्यूएशन आया आता है। जैस्मिन जी गुलारी नफा नुकसान के चीफ एडिटर हैं और हमारे बीच 2-3 बार पहले भी यहाँ हमारे उपस्थित रह चुके हैं। मैं श्री जैस्मिन जी गुलारी को आमंत्रित करता हूँ और उनसे आने वाले टाइम में जो अपना प्रोग्राम चल रहा है इकोनॉमी में, उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ आगे अपना करनी चाहिए और कई सेक्टर्स के बारे में ये हमको बारीकी से जानकारी देंगे। तो अगर आप कोई महानुभाव कुछ नोट करना चाहें तो अपना कागज में तैयार रखिए और उनका फायदा उठाइए। थैंक यू। सम्मानीय मंच, सम्मानीय श्रोतागण, आज की ये मंगलम द्वारा आयोजित सेमिनार करेंसी फ्यूचर विशेष रूप से की गई है, बिल्कुल रिलेवेंट टॉपिक है और आने वाले समय में इसका कारोबार बहुत तेज गति से बढ़ेगा, ऐसा मेरा भी मानना है। इसका शुरुआत है और हो सकता है शायद अगले साल आपके यहाँ पे भी जो ऑडियंस है उसमें से 20% लोग इसमें काम करना की शुरुआत कर दे। इस तरीके का शेप इसकी बने। मैं कुछ अलग एस्पेक्ट पे बात करूंगा। जो दुनिया में परिवर्तन पिछले 4-6 महीने में हम देख रहे हैं, रिवोल्यूशनरी चेंज जिसको कहते हैं, जिसको हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे, ऐसे परिवर्तन दुनिया में भी हो रहे हैं और हमारी भारतीय इकोनॉमी में भी हो रहे हैं, सभी बाजारों में हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में हो रहे हैं, आम आदमी में हो रहे हैं, समाज में हो रहे हैं और पर्टिकुलरली पूरा जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है। तो जो वो थोड़ा वो समझ नहीं पा रहे हैं और उसका अर्थ आगे क्या
करूँगा, जो वहाँ पर संभावना है। और वैसे भी फ्री इकोनॉमी और फ्री सोसाइटी का नियम यही है कि व्यक्ति को अपना मत प्रकट करने का अधिकार है, उसका निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो मैं जो भी कुछ कहूँगा आप मान के चलिए मेरा मत है, वो मेरा निर्णय नहीं है। आप उससे प्रभावित हो या नहीं हो, निर्णय जो भी करेंगे वो उसके नफा नुकसान के जो भागीदार है वो आप रहेंगे, मेरा उसमें कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। मैं इसको जो इकोनॉमी का सीन है उसको, क्योंकि हम में से आप में से ज़्यादा लोग, मैं भी नहीं पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन आप भी लोगों में से कुछ लोग होंगे, मैं इसको सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। इकोनॉमिक्स का जो खेल है, नॉलेज इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, कि जिस तरह एक व्यक्ति का जन्म होता है, उसके बाद बचपन, उसके बाद जवानी और उसके बाद बुढ़ापा, और उसके बाद क्या होता है आप जानते हैं। ठीक उसी तरह जो इकोनॉमी के साइकिल चलते हैं कंट्री के, उसमें निर्माण, वितरण, विचरण और विकृति, ये चारों फेज जैसे एक आदमी की लाइफ ह्यूमन मेड इकोनॉमी, जिसको आदमी क्रिएट करता है। तो जैसे आदमी की उम्र चलती है, उसी तरीके से ये इकोनॉमिक्स का गेम चलता है। और इसमें ये पता नहीं रहता कि कब जन्म से बचपन आ गया, कब बचपन से जवानी और कब बुढ़ापा, उसका कोई निश्चित कोई उम्र नहीं है, वो इंटर रिलेटेड है। और कब होता है आदमी को पता नहीं, उसका कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है, बस ऐसा जरूर होगा कि अब ये आ गया, अब ये हो गया, उसका अप्रोक्सीमेट पीरियड लगा सकते हैं। ठीक इसी तरीके की ये इकोनॉमिक्स है। मेरा ये मानना है जब निर्माण से वितरण का जो दौर है, जो पिछले 5 साल 6 साल आप कह लें, जो ग्रोथ का पीरियड है, उस साइकिल को हम करीब करीब पूरा कर चुके हैं। वितरण से विचलन के साइकिल में हम एंटर हो गए हैं। आप किसी भी मार्केट का जो विचलन की स्थिति देख रहे हैं, जो वॉलेटिलिटी का समय देख रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम वितरण का लास्ट डेट आ गया, सरकारें दे रही है तो राहत का पैकेज दे रही है, और उनके पास देने को कुछ नहीं है। ये कह लीजिए कि वो निर्माण का क्रम पूरा हो गया। निर्माण से वितरण, जो ग्रोथ के लिए जो मनी सिस्टम में इंजेक्ट की जाती है, वो दौर खत्म हो गया। और उस वितरण से इसीलिए विचलन का समय शुरू हो गया। और इसके बाद जब भी आएगा विकृति का दौर आएगा, इकोनॉमी का जो साइकिल है वो विकृति के साइकिल में ट्रेवल करेगा, ऐसा मेरा मानना है। इन दोनों साइकिल की एक विशेषता यह है, थंब रूल जिसको कहते हैं, कि पास नेवर रिपीट। किसी भी व्यक्ति में इन चारों चीजों की जो परिवर्तन आता है, उसमें पुराना दौर कभी लौट के जिस तरह नहीं आता, ऐसा का ऐसा इकोनॉमिक्स का दौर है, इसमें जो पास्ट है वो कभी रिपीट नहीं होगा। उदाहरण के लिए आप ये कह दें कि DLF का शेयर या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का शेयर जो मैंने पीक देखा था, अगले 6 महीने में अगर बाजार 3000 पॉइंट चढ़ जाएगा तो वापस वो भाव आएंगे, इसको भूल जाना चाहिए। जो एवरेज डेरिवेटिव ट्रेड जो NSE, BSE या दूसरे जो कमोडिटी एक्सचेंज में होते हैं, 50 से 60 लाख करोड़ का टर्नओवर उनका सालाना था, और आज वो 25 से 30 लाख करोड़ के आधा रह गया। तो ये जो जिसको कहते हैं मनी इकोनॉमी, हम जिस शेप में ट्रेवल कर रहे हैं, मेटेरियल टू मनी इकोनॉमी, मेटेरियल इकोनॉमी हमारे लिए सेकेंडरी होगी, और मनी इकोनॉमी में हम ट्रेवल कर रहे हैं। ये जो डॉलर के जो फ्यूचर है, इसका करेंसी का बता रहे हैं, वो भी मनी इकोनॉमी का पार्ट है। मनी इकोनॉमी का एक गेम है। तो जैसे जैसे मनी इकोनॉमी का एक्सपांशन होगा, वैसे वैसे मेटेरियल इकोनॉमी का डिवोल्यूशन होगा। ये उसके साइड इफेक्ट है, दोनों चीजें साथ चलती है। तो मनी इकोनॉमी का एक्सपांशन होगा, और मेटेरियल इकोनॉमी जो आप जिस चीज को सामने देख सकते हैं, उसकी वैल्यूएशन में या उसकी ये कह लीजिए कि जो ट्रू वैल्यू है उसमें गिरावट आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और इस मनी इकोनॉमी की नेचर क्या है, जहां पैसा इकट्ठा होता है कि वहीं कोई अटैक करने के लिए वो आ जाता है। दुनिया में आने वाले समय में आप ऐसे भी कहीं के सिस्टम में देखेंगे, आप जहां मनी का एक्यूमुलेशन होगा, वहीं कोई ऐसी चोरी आ जाएगी, कोई विद्या आ जाएगी, वो उसको हटाने के लिए वहां पर काम करते हैं। ये सिस्टम एक चीज और करता है कि ये एग्जिस्टिंग वेल्थ को ब्रॉडर बनाता है और साइमल्टेनियसली नई वेल्थ का जनरेशन करता है। जो मेटेरियल इकोनॉमी का मतलब मेरा कहना है कि जिस चीज की प्राइसेज हमने अब तक स्काई रॉकेटेड या खूब देखी थी, वो आने वाला समय लिक्विडिटी जब सिस्टम में कम होगी तो
लेके आएगी, ये मान के चलना चाहिए। या इसका दूसरा मतलब ये भी है कि कोई आदमी अगर मेटेरियल इकोनॉमी से रिलेटेड काम कर रहा है या उसको इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है तो उसको 10 बार सोच समझ के वो निर्णय करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। आप कहेंगे कि नहीं अभी तो अगले 20 मान लीजिए 6 महीने में 20% 25% प्रॉपर्टी में गिरावट आ जाएगी कीमतों की, तो आप कहेंगे अब तो बेस्ट समय है, आप इससे वो नीचे नहीं जा सकती, खरीद लेना चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि अगर ये इस आधार पे हमारी इकोनॉमी चल रही है तो उसका बॉटम कब आएगा आप और मेरे में से कोई भी नहीं बता सकता। तो इसको को ध्यान में रखने की जरूरत है। और ये जो समय है जो कि ये चेंज है, ये एक चीज अवश्य करेगा कि जिस चेंजिंग टाइम को कैसे जीतते हुए आगे निकल जाए, उन सबके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुरेश राठी सिक्योरिटीज इंजीनियरिंग के ब्रांच में आपने जो ग्लोबलाइजेशन के 4-5 प्रिंसिपल्स बताए थे, जैसे चेंजेस, तो हम लोग ने हमेशा ये कोशिश की है कि जो आने वाले टाइम में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग फॉलो करें और उसके अनुसार हम अपने आप को ढालें, जिससे हम हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके प्रॉपर सर्विस कर सकें। तो जितने भी चेंजेस जो कैपिटल मार्केट में आते हैं वो हम हमारे ऑफिस के अंदर भी अडॉप्ट करते हैं और उसके अनुसार हम अपने आप को ढालते हैं। रिलायबिलिटी आज सन 2000 से हम लोग झुंझुनू के अंदर इस ऑपरेशन को कर रहे हैं और इतने टर्बुलेंस टाइम में भी हम लोगों ने रिलायबली अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दी है। इसका एग्जाम्पल यही हो सकता है कि झुंझुनू के अंदर 8-10 बोर्ड यहाँ पे खुले थे, लोगों ने कोशिश की कि हमारे सर्विसेज को अडॉप्ट करें, बट वो कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाते थे क्योंकि उनमें रिलायबिलिटी नहीं रहती थी। आज हमारा सिस्टम जो है झुंझुनू के अंदर पिछले 10 सालों से लगातार एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। वैल्यू, आज तक हमने जब भी जो काम किया है उसमें एक वैल्यू देने की कोशिश की है। हमारे फायदे से ज़्यादा हमने देखा है कि हमें क्लाइंट्स जो आ रहे हैं उनका कैसे फायदा हो सकता है। क्लाइंट्स आते हैं तो हम लोग पर्सनली उनसे मिलकर बोलते हैं कि आप डेली जो सौदे करते हैं ये सट्टेबाजी का जो काम रहता है थोड़ा हम लोग को निकालने की कोशिश करते हैं। आज 80% हमारा जो टर्नओवर है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड टर्नओवर है, ना कि डेली सौदे वाले टर्नओवर है। प्रॉफिटेबिलिटी, हम टाइम टू टाइम ये कोशिश करते हैं कि हम क्लाइंट्स को कैसे अवेयर करें, कैसे उसको एजुकेट करें जिससे वो प्रॉफिटेबल स्किल्स में ही इन्वेस्टमेंट करें और जो लॉसेस हैं या अनफोर्सिंग लॉसेस होते हैं उससे वो बचें। और इसी पासिंग थ्रू टर्बुलेंस टाइम के अंदर हम ऐसे सेमिनार्स भी रखते हैं जिससे हमारे क्लाइंट्स एजुकेट हैं और अपने आप को आने वाले टाइम के लिए अपने आप को इक्विप कर सकें। मैं सुरेश राठी सिक्योरिटीज जयपुर जोधपुर ब्रांच के हमारे जो हेड हैं श्री प्रवीण चितरंगिया जी को अनुरोध करता हूँ कि वो भी आए और हमें बताएं कि हम आगे क्या कर रहे हैं। कोठरी साहब, गोयल साहब, भगवती जी और गुलशन जी को नमस्कार करता हूँ और मैं प्रवीण चितरंगिया आप सबका स्वागत सुरेश राठी की तरफ से। सर्वप्रथम मैं निधि जी को हमारे साथ 9 साल कंप्लीट करने का बधाई देता हूँ और जो उन्होंने कस्टमर बेस बनाया है वो काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सहयोग सदैव हमारे साथ में रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ निधि जी ने कभी भी मतलब सट्टे को सहयोग नहीं किया है, इन्होंने हमेशा क्लाइंट को डिलीवरी बिजनेस ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। हम लोग भी चाहते हैं कि क्लाइंट डिलीवरी बिजनेस करे, स्पेशली जो फ्यूचर ऑप्शन है उसको थोड़ा अवॉइड करें, डे ट्रेडिंग टिप्स उनको अवॉइड करें। ये सब आपको जुनून बाद मिल जाएगा, वो कभी भी आपकी डे ट्रेडिंग है या फंड है हम लोग भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर जो होती है और इतने सारे मतलब इस मंदी के दौर में भी अगर इतने इन्वेस्टर मिलते हैं ऐसी मीटिंग में तो ये हमारे बहुत खुशी की बात है। मैं इसके लिए निधि जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय लूँगा नहीं, जैसा कि भगवती साहब ने बताया इंश्योरेंस, मैं भी मानता हूँ इंश्योरेंस आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है, स्पेशली टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में आप एक छोटा अमाउंट देके अपनी जो इंश्योरेंस की नीड है उसको पूरा कर सकते हो। बाकी जो
साथ ही पिछले विगत 3 वर्षों से एक जो न्यूज़पेपर में नॉर्मल अपन डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं बट कई संस्थाओं की कई इन्फॉर्मेशन डेली न्यूज़पेपर में नहीं आ पाती है और जो यहाँ पे फोर्टनाइटली या मंथली न्यूज़पेपर चल रहे थे वो एक बहुत छोटे रूप में चल रहे थे। इन्होंने एक सोशल वेंचर के रूप में myjourney.com न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है। पिछले 3 सालों से पूरे झुंझुनू जिले की जितने भी इन्फॉर्मेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल इवेंट्स होते हैं उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में अवेलेबल होती है। 3000 कॉपीज का सर्कुलेशन पूरे भारत में किया जाता है। मैं श्री डी एन हुसैन जी को इस सोशल वेंचर को लेने के लिए साधुवाद देता हूँ और आज वो अपनी तरफ से जितने भी हमारे मेहमान आए हैं उनको एक मोमेंटो के रूप में एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। मैं श्री नितिन अग्रवाल जी और डी एन हुसैन जी को आमंत्रित करता हूँ कि हमारे आए हुए महानुभावों को स्मृति चिन्ह देकर उठाएंगे। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस की तरफ हम सभी को श्री गोपी गुप्ता जी मैं अब हम लोग को जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर पूरा डिटेल बिल्कुल फौजी और कई फौजी भी क्लोज हैं और कई डॉक्टर्स बैंकर्स और सब लोगों ने अपनी पूरी भागीदारी इसमें निभाई है। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे सारे प्रभाव का सम्मान करते हुए सभी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं आप सभी को भोजन का आमंत्रण करते हुए इस श्रृंखला को उससे पहले मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपके जो कुछ भी डाउट्स हो करेंसी फीचर्स के बारे में श्री अमित जी बोल रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी के लिए हमारे पैनल पे जैसे जी कोठारी है इंश्योरेंस के बारे में हमारे भगवती रतन साहब हैं। तो आपको कोई भी किसी भी सेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो क्वेरीज हो तो आप प्लीज आइए और बताइए कि हम उसका सॉल्व करने के लिए आपके लिए उपस्थित हैं। विकृत चित्र आने वाली इकोनॉमी का खींचा है उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी जो मुख्य रूप से मुझे पूछना है वो ये पूछना है कि आपने 4 साइकिल्स बताया, अभी हम विचलन के साइकिल को ओवर कर चुके हैं, विचलन में आ गए हैं और उसके बाद विकृति आने वाली है। ठीक है, एक तो मैं जानना चाहती हूँ कि साइकिल्स कितने लंबे होते हैं और क्या इनके बाद वापस निर्माण का दौर आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड चीज, अगर विकृति का दौर आने वाला है तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें अभी, और हमारा जो पोर्टफोलियो इतना कम हो चुका है क्यों ना उसको लिक्विडेट करके बैठ जाएं। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, आपने भी कहा कि जहां रिटायर्ड लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ मत कीजिए, इसका मतलब बैंक एफडीज में हम ना करें तो हम कहाँ करें, प्लीज ये भी बताइए। विकृति और इसका जो साइकिल चलता है अच्छा वो तो चलता है, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से जो मनी रिलीज होता है उसका यूटिलाइजेशन किस पर्पज से होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस पर्पज से होता है और वो जाके सोसाइटी में क्या काम करता है, उसकी नेचर ऑफ वर्क कैसा है। आप मेरे को राजस्थान में पिछले 5 साल में किसी भी 2 प्रोजेक्ट के ऐसे नाम गिना दें या कैपिटल मार्केट के थ्रू जिसने फंड रेजिंग करके ऐसा नाम गिना दें जिसने 500 आदमी को रोजगार दिया हो या 5000 आदमी को रोजगार दिया। तो हम, मैंने पहले बताया कि हम मेटेरियल इकोनॉमी से मनी इकोनॉमी में ट्रेवल कर रहे हैं। मनी इकोनॉमी क्या ट्रांसफरेबल बहुत जल्दी होती है और वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे से तीसरे कंट्री में। अब हमारा ये डेरिवेटिव या जितनी भी जो दूसरे कमोडिटी ट्रेडिंग है उससे कौन से कंट्री में पैसा गया वो वापस आएगा नहीं, वो हमारे पास में नहीं। और जनरली इसका नियम होता है कि जहाँ से एक कंट्री से ये मनी इकोनॉमी एग्जिट करती है साधारणतया वापस उस कंट्री में 10-15 साल के साइकिल के बाद पहले नहीं।